व्यूअर, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स। और बड़े इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हैं इसलिए व्यूअर्स के हमने देखा अब तक के स्टोरी डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें हमने 7 स्टेप के सिस्टम को देखा था और उस पर अभी हमारा काम जारी है। लेकिन चूंकि इसके साथ जो रिलेटेड था वो आपका इनर जर्नी था कैरेक्टर का, तो वो ज़रूरी था कि मैं उसको पहले बीच में डालूं। और इनर जर्नी इटसेल्फ एक स्टोरी डेवलपमेंट का सिलसिला होता है। तो व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इस जगह पर हम लेकर आए। व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर तक ये पढ़ लिया था कि आउटर मोटिवेशन क्या होती है, इनर मोटिवेशन, इनर कन्फ्लिक्ट और आउटर कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 ही वो स्टेप्स हैं कि जिनसे अगर एक भी आपका पॉन जो है वो मिस करेगा तो आप अपनी स्टोरी को आगे अच्छी तरीके से लेकर नहीं जा पाएंगे। व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यहां तक बात को खत्म किया था कि करैक्टर के वो लम्हा आता है कि जब उसको ये एहसास हो जाता है कि अब नो मोर, ही विल टेक नो मोर, और ये उसका चेंजिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद वो अपने फियर्स को जो है वो सबसाइड करना शुरू करता है। लेकिन हमने ये कहा था कि वो वूंड्स, चूंकि वो जो ट्रॉमा था वो उसकी जिंदगी में पहले का आ चुका है, वो अब उसकी जिंदगी से, उसकी मेमोरी से खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा फियर पूरी तरह से जो है अभी उसके पास से गया नहीं है। तो हमने कहा था कि हम छोटी छोटी सक्सेसेस करैक्टर की उसके अंदर होती चली जाएंगी कि जिससे तो हम इस काबिल हो जाएंगे करैक्टर को ये समझाने में, ये करैक्टर ये समझने में कामयाब हो जाएगा कि अगर वो ये छोटी छोटी सक्सेसेस हासिल कर सकता है तो वो अपने मेन गोल को भी हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो अभी उसका थोड़ा बहुत फियर है, इससे वो कैसे बचकर थोड़ा थोड़ा चलता आगे चला जाए, तो उसके लिए हम कुछ कोपिंग टेक्निक्स कैरेक्टर की डालेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम कैरेक्टर्स की कोपिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे। मगर इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सके। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, कैरेक्टर अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ अब जाने लगा है। यानी अब तक वो जो लाई के साथ जिंदा था, अब उस लाई को अगर उसने रिफ्यूट करना है तो वो अब एक अपना पॉजिटिव परस्पेक्टिव बनाना शुरू करेगा। तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए मैंने कहा कि कोई कोपिंग हमें स्ट्रेटजीज चाहिए। तो व्यूअर, सबसे पहले वो अपने डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स को रिजेक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन क्या वो रिजेक्ट करना जो है वो बैठे बैठाए शुरू कर देगा? नो, डेफिनेटली वो ऐसे तो नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक स्क्रीन प्ले या नॉवल लिख रहे होते हैं तो व्यूअर्स, हमने कैरेक्टर को जो ट्रॉमा दिया और वो आगे अपने लाइफ जो अपनी जर्नी में जा रहा है और उसको मुख्तलिफ आउटर मोटिवेशन, आउटर फोर्सेस ने उसको मसला किया, इनर उसकी फोर्स ने उसको प्रॉब्लम की, तो वो एक लम्हे में आके जब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहता है कि उसकी शादी किसी एक लड़की से हो जाए जिसे वो मोहब्बत करता है, रास्ते में सपोज कई चीजें हैं। आउटर मोटिवेशन में हो सकता है उसका भाई ना चाहता हो सकता है कि उसके खानदान के मसाइल हो सकता है कि लड़की ही ना चाहती हो। तो मुख्तलिफ आउटर मोटिवेशंस उसको तंग करेंगे। लेकिन इनर मोटिवेशन में वो फियर उसको सपोज हो, एक हम फियर ले लेते हैं, हो सकता है रिजेक्शन का ही फियर ले लेते हैं। तो रिजेक्ट ना मैं हो जो, क्योंकि वो पास्ट में भी रिजेक्ट हुआ है। तो अब ये जर्नी तो उसका चल रहा है। तो अब हम ये इस लम्हे में वो एक कोशिश करेगा, दूसरी कोशिश करेगा, वो फेल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो अपने इनर कन्फ्लिक्ट उस पर हावी है। तो अब वो जो अनमेट नीड है उसकी टू गेन द लव एंड रिस्पेक्ट, वो जो उसकी अनमेट नीड है उसको आगे चलाए रखेगी थोड़ा थोड़ा। यानी कि हासिल तो उसने उस लड़की को करना, दैट इज द एक्सटर्नल गोल। लेकिन इनर गोल में वो लव और वो रिस्पेक्ट भी हासिल करना चाहता है कि वो रिजेक्ट ना हो। तो ये इसकी एक रिस्पेक्ट भी है, लव भी उसको मिल रहा है और रिजेक्शन भी वो उस, और रिजेक्शन भी उसकी नहीं हो रही। तो लिहाजा जब वो इस जर्नी अपनी इनर पाथ पर जा रहा होगा तो उसको जो भी रुकावटें आएंगी, वो फियर इतना ज्यादा है कि वो फियर उसको अभी भी रोके रखेगा। लेकिन जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि वो फियर एक जब लम्हा आएगा कि जब वो सोचेगा कि अब मुझे नो मोर, अब मैंने कोई जो है वो नहीं जीत, तो ये वो लम्हा तो होगा। लेकिन हम इवेंट्स में उसको कैसे शो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए मैंने आपका कि हम कुछ छोटे सक्सेसेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो उस लड़की के खानदान के एक शख्स को साथ में ला लेता है अपने फेवर में, तो ये एक छोटी सी
सपोज सक्सेस होगी उसकी, ठीक है, तो ये उसकी सक्सेस तो होगी, लेकिन अभी भी फियर इतना ज्यादा है, वो एम्ब्रेस उसने उसको किया हुआ है, तो उसको अब एक कोपिंग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि ये फियर उस पर अब दोबारा हावी ना आए। वो ये देखेगा कि हो सकता है उसकी कोई बुरी आदतें हो सकता है वो लड़की को पसंद ना उसकी, हो सकता है वो शराब पीता हो सकता है वो जुआ खेलता हो सकता है उसकी कंपनी अच्छे लोगों के साथ ना हो सकता है वो स्मगलिंग करता हो। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो ये उसकी बैड हैबिट्स होगी, या कोई और भी बैड हैबिट्स उसकी हो सकती हैं। हो सकता है कि जो पहले इस लम्हे से पहले वो तो उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी ही कमजोर थी, या वो लाई की तरफ कोपिंग स्ट्रेटेजीज को लेकर गया हुआ था, पॉजिटिव नेचर में उसको लेकर नहीं आया हुआ था। और वो भी बात थी कि इस लम्हे से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल जो है रिएक्टिव हो जाता, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो कितने फास्ट और फ्यूरियस हो सकते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के लिए, तो उसको भी वो देखेगा कि मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों करना शुरू करूं। सपोज मैं अपने बच्चों पर इत्मीनान करना क्यों छोड़ गया हूं, मैं उन पे शक क्यों कर रहा हूं। तो ये वो सारी चीजें उस लम्हे से पहले थी। तो अब वो ये सोच रहा है कि ये नो मोर, मैं शायद तो अपने बारे में वो अपने अंदर अब वो झांक रहा है। मीन्स के व्यूअर्स कैरेक्टर ने एक ओनरशिप ले ली। तो फर्स्ट जो कोपिंग पॉजिटिव बात क्या होगी कि वो ओनरशिप लेगा। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि वो उसने ओनरशिप ले ली है, तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि जो अब तक जो उसकी कोपिंग टेक्निक्स थी वो बिल्कुल गलत थी। उसने गोल हासिल करने की बजाय उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं, बच्चे उससे तंग आ गए हैं। अगर वो किसी लड़की को पसंद करता वो उससे तंग आ गई है, अगर उसके को वर्कर्स हैं ऑफिस में वो उससे तंग आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो कोपिंग स्ट्रेटजी करता था ना, मैंने इनसे मिलना नहीं, ये बच्चे पर शक करना, ये सारी चीजें उसको गलत तरफ ले गई। तो वो गोल से दूर होता चला गया, बल्कि अकेला होता ही चला गया। दूसरे लफ्जों में यूं, हालांकि वो समझ रहा था कि यूं करने से वो बाकियों से और अपने पुराना जो ट्रॉमे के एक्सपीरियंसेस है उससे बच पाएगा, लेकिन वो मजीद उसमें चलता जा रहा है। लेकिन इसको तो ये पहली जो वो स्ट्रेटेजी अपना सकता है वो ये अपना सकता है कि वो ओनरशिप इस बात की पहले ले, यानी कि सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे कि ही वॉज डूइंग रॉन्ग, है ना। अगर आपने एक जॉब बदलते हैं, दूसरी जॉब में जाते हैं, तो पहली जॉब में से दूसरी जॉब में जाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके कुछ फैक्टर्स हो। तो अगर आपको पहली जॉब के फैक्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह पता होंगे, आप उन्हें एम्ब्रेस करेंगे, पहले समझेंगे, तो आप सेकंड जॉब में जा सकेंगे। सपोज कि जब आप सेकंड जॉब में जाते हैं तो इंटरव्यू करने वाला आपसे पूछ सकता है कि आपने पहली जॉब क्यों छोड़ी। तो आपके पास बड़ी सॉलिड रीजन होने चाहिए, लेकिन वो सॉलिड रीजन आपकी होंगी और आपने उसको ओनरशिप किया होगा, ठीक है। तो फिर आपका रास्ता जो क्लियर होता चला जाएगा। तो ये उसकी पहली स्ट्रेटेजी हो। तो ओनरशिप जब वो लेगा तो व्यूअर्स वो ये भी तो देखेगा कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी, वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि जिनको उसे टारगेट करना है ताकि जो इमोशनल बर्डन उस पर आ सके वो कम हो सके। तो वो उन प्रॉब्लम्स को देखेगा। तो गोया वो अपने आप को देख रहा है, ठीक है ना। उसका मेन मसले उसकी अपने आप का ही। तो व्यूअर्स देखें, सपोज कि अगर एक एथलीट है, वो ये प्रिटेंड करता रहता है कि वो बेस्ट एथलीट है, ओके, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली रेसिंग में जाता है तो लड़के उससे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। वो जो है अनथक मेहनत करता है, वो प्रैक्टिस जरूर करता है, वो रोज जाता है, वो जिम करता है, वो भागता है, वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब भी वो रेस में आता है तो वो लड़कों से पीछे रह जाता है। तो वो जो उसका गुमान था कि वो सबसे बेस्ट है, वो जो उसका सबसे बेस्ट वाला मामला था, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके या प्रैक्टिकली वो चकनाचूर हो रहा है। क्यों? एक हद तक तो उसको नहीं पता लगेगा। लोग उसे कहेंगे यार तुम्हें ये प्रॉब्लम है, वो उनकी बातें नहीं सुनेगा, वो कहेगा यार इनके कहने पे पहले भी मैंने यूं किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक जब लम्हा आएगा कि जब वो कहेगा यार मैं 10वीं 12वीं रेस हार गया हूँ, अब तो मेरा कोई लेवल नहीं, अब तो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है, अब तो मुझे कोई कंपटीशन में भी शायद ना ले, तो वो देखेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है वो एक कोच के पास जाए, उसे कहे कि मेरा इशू है, तो वो बताएगा कि आपकी स्टेपिंग का ये मसला है, ठीक है, आप सांस गलत लेते हो, कुछ भी बात है, मैं एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो जब ये सारी चीजें देखेगा तो वो फिर गोया अपनी प्रॉब्लम्स को समझेगा। जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझेगा तो उस पर वो टारगेट कर सकेगा। जब वो टारगेट करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को तो अब उसकी लाइफ या उसकी जो रेसिंग है वो बेस्ट हो जाएगी और हो सकता है वो विन कर जाए। तो ये इसकी एक कोपिंग टेक्निक डेफिनेटली होगी।
सेकेंडली वो स्मॉल गोल्स को अचीव करेगा, जिसका थोड़ा जिक्र भी मैंने पहले भी किया, बट ये इंपॉर्टेंट फिल्म लिखने और नॉवल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम स्मॉल गोल्स उसके फिट करें। जैसे मैंने कहा कि लड़की को हासिल करना है तो वो पहले हो सकता है कि उसके कजन को अपने साथ मिला ले, किसी बात में मिला सकता है, एज अ राइटर आप उसको इनोवेट कर सकते हैं। लेकिन जब वो ये क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा कि वो फियर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि उसका वो लम्हा तो आ चुका है, उसने सोच लिया है कि मुझे चेंज करना है। वो अपने आप को देख रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, लेकिन क्या जाके स्ट्रेट लड़की को कह दे, लड़की बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी अभी उसको नहीं पता वो चेंज हुआ है नहीं चेंज हुआ, उसके घर वाले चेंज हुए हैं नहीं, वो अपने ही कुछ मसलों में पड़ी हुई है। तो लिहाजा जो लड़का है सपोज जो उसको हासिल करना चाहता है, तो अब वो ये देखेगा कि मैंने क्या करना है, तो वो छोटी सक्सेसेस हासिल करेगा। छोटी सक्सेस करने में वो क्या होगा कि अपने फियर, जो फियर अभी तक साथ है, उसको थोड़ा थोड़ा ओवरकम करता चला जाएगा। आप फिल्म में कभी भी पहले एक ही सीन में ये चेंज हुआ तो अगले सीन में वो गोल हासिल कर ले, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है ना। वो रिदम आपकी स्टोरी का खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्लाइमेक्स तक फिल्म को लेकर आना है। क्यों कि छोटी छोटी जब विक्ट्रीज करेगा तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो छोटे छोटे गोल उसको फिर बड़े गोल तक ले जाएंगे, और इस तरह फिर आप अपने नॉवल को या फिल्म को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा व्यूअर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप गुड हैबिट्स को अपनाएं, अचीविंग गुड हैबिट्स, यानी कि देखें जब आपने ये सोच लिया, जब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया कि ये मेरे में प्रॉब्लम, और आप चेंज के कोर्स में आप जा रहे हैं, तो फिर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे समझ तो आ गई, ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए करना क्या है। तो सीन्स में कुछ चीजें जो मैंने पहले बताई, और क्या अपने बारे में क्या चीजें ला, हो सकता है वो जिम स्टार्ट कर दे, आप कहेंगे ये क्या बात है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, क्या ये इससे पहले आपने फिल्म में नहीं दिखाया साल के समय, तो रीडर को या व्यूअर को समझ आने कि ये चेंज इसका आ गया, वो सुबह उठ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऑफिस जाना शुरू हो गया है, पहले बड़ा रफ जाता था, शेव नहीं करता था, शेव कर रहा है, तो आपको थोड़ी सी हैबिट्स लगेंगी चेंज है। वो अपने ऐसे दोस्तों से जो उसको तंग करते थे या उसको गलत रास्ते में लगाते थे, उसकी कंपनी उसने छोड़ दिया है, वो शराब पीता था, सिगरेट पीता था, उसने छोड़ दिया है। तो मैं क्या कहता, जो भी आपने हैबिट्स, डिपेंड करता है आपने इमोशन शील्डिंग क्या बनाएंगे, अपने कैरेक्टर की कितनी लेस इमोशन शील्डिंग की आपने बनाई हुई है, उनको देखते हुए आप उन हैबिट्स, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में शो करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिल्म में जो मोमेंटम भी आ रहा होगा, और देखने वाले भी देख रहे होंगे कि देयर इज अ चेंज इन द कैरेक्टर, वो भी फील करना शुरू कर देंगे कि देयर इज अ चेंज इन द कैरेक्टर। सिर्फ एक डायलॉग बोलने से कि ये नहीं हो सकता कि आज से मैं अच्छा बनने लगा तो अब वो अच्छा हो जाए, यूँ नहीं होता। फिल्म एक विजुअल मीडियम में आपको दिखाना है कि ही इज चेंजिंग। तो ये मैं छोटी छोटी बातें बताई हैं, दोस्त छोड़ दिए उसने, जो को वर्गलाते थे उसने, बैड हैबिट छोड़ दी हैं, वो कैसीनोज में जाता था उसने छोड़ दिए, वो जुआ खेलता था उसने छोड़ दिया है, और वो अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में से बदल रहा है। व्यूअर्स फोर्थ उसका होगा कि वो अपने इमोशनल जो बर्डन है उसको वो कम कैसे कर सकता है, हाउ ही कैन रिडीम हिज इमोशनल प्रेशर्स। तो व्यूअर्स ये आप ध्यान में रखें कि जब वो चेंज हो रहा होगा और छोटी मोटी सक्सेसेस हासिल कर, तो सेटबैक्स आ सकते हैं, ये नहीं होगा कि अब शायद सेटबैक ना हो, तो उसके लिए उसको रेडी रहना चाहिए। अब जब उसके लिए उसको रेडी रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए उसको, अगर तो आपको टेम्पररी सेल्फ इंप्रूवमेंट्स उसमें लाना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा अपने पास्ट वाले लाइन पर चलना शुरू करें, नेगेटिव वो है वो एटीट्यूड्स में चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, हाँ, अनलेस एंड अनटिल को फेल्ड आर्क जिसका हमने जिक्र पीछे किया था, आप वो नहीं बता रहे, तो फिर तो वो एम्ब्रेस करेगा नई चीज़ों को एम्ब्रेस करेगा, और नए सेटबैक्स जो आने होंगे उसको वो पहले ही उस पर वो साबित कदम रहेगा, वो स्टडी रहेगा। तो उसके लिए सेटबैक सर्वाइवल टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं कि अगर उसको इस नए रास्ते पर चलने के बाद भी सेटबैक आ रहा है या डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, आ सकती है, आनी भी चाहिए व्यूअर्स, आनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो जब
आएगी तो वो रेडी तो है, लेकिन वो फिर क्या करेगा, यानी कि वो अपनी सर्वाइवल टेक्निक्स को यूज करेगा। वो कौन कौन सी हो सकती है? तो पहली टेक्निक हो सकती है वो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और सेटबैक को आइडेंटिफाई करें। तो व्यूअर्स ये होता है कि कोई सेटबैक आ गई और अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में चले गए हैं तो ये चांसेस है कि आपकी सेल्फ एस्टीम या करेक्टर की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह जो है वो हर्ट हो। जब वो हर्ट हो तो वो दोबारा पुराने वाले मसले में जा सकता है, डार्कनेस में जा सकता है। तो फिर वो क्या, तो व्यूअर्स वो पहले ही सोच के रखे कि ये मेरे साथ हो सकता है तो मैं इसके लिए ये करूंगा। तो वो तो क्या है, तो वो एक्टिव रिस्पॉन्स करे, वो उसको सिर्फ रिसीव ना करे उस सेटबैक को, उसके अगेंस्ट एक्टिव काम भी करे। वो आप कुछ भी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टोरी, डिपेंडिंग अपॉन योर कैरेक्टर, ठीक है, कि वो एक्टिव सीन में आपने क्या दिखाना है। यानी मिसाल के तौर पर जैसा मैंने कहा कि लड़की के कजन से उसकी थोड़ी सी लैक स्लैक होगी और वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो गया, तो उसको पता लगा कि वो डबल क्रॉस कर रहा है, वो लड़की वालों को जाके बता रहा है कि यार ये मेरे साथ गेम कर रहा है, तो ये एक सेटबैक आया। तो उसके लिए वो रेडी रहे, उसके रेडी रहे। तो इस दौरान हो सकता है कि उसने लड़की को मैसेज कर दिया हो थ्रू मोबाइल कि ऐसा हो सकता है कि मैंने शख्स को साथ बुलाया है, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन थे, या कोई और बात या कोई और एक्शन जो आप समझते हो आप कर सकते हैं। ये जस्ट एक मिसाल है। दूसरी को ये टेक्निक यूज कर सकता है कि वो पॉजिटिव पर फोकस रखे, यानी सेटबैक आई, डिसअपॉइंटमेंट आई, तो वो अब उस तरह गमगीन नहीं आप दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जब उसकी छोटी स्मॉल सक्सेस होंगी तो हो सकता है वो उसको एंजॉय करे, हो सकता है वो हल्ला गुल्ला करे, ठीक है ना, वो छोटी सक्सेस को वो जो है सेलिब्रेट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव की तरफ ही फोकस रखे कि यार छोटी सी सेटबैक मुझे आई है, इट विल आई विल नॉट गोइंग टू रूइन माय लाइफ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सेटबैक। सपोज वो कजन है तो कितना मैटर उसको कर रहा है, इतना मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो लीव हिम। हो सकता है वो उसके फादर के पास चला जाए और उसे कि मेरे साथ जो इश्यूज हैं उनसे डिस्कस करें। तो कहने का मतलब कि स्मॉल सेटबैक्स भी होंगे तो वो पॉजिटिव सोचेगा, यानी कि अगर वो ये सोचना शुरू करे कि यार अगर इसका कज़न ही नहीं माना तो इसका बाप क्या मानेगा, तो ये गलत उसका फिर एटीट्यूड होगा। ये वो पुरानी वाली उसकी कहानी चल रही है। लेकिन अब जो उसने डिसीजन कर लिया है कि अब उसने अपने आप को झांक लिया अंदर से, तो अब वो पॉजिटिव की तरफ फोकस रखेगा। तो गोया सेटबैक की सेकंड टेक्निक है कि आप सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है, अक्सर फिल्मों में देखा कहते हैं टेक अ टाइम आउट, यानी कि वॉक में निकल जाओ, एक आध दोस्त से मिल लो, उससे डिस्कस कर लो, अपनी कोलीग से मिल लो, म्यूजिक कंसर्ट पे चले जाओ, फिल्म देखने चले जाओ। तो वो बेसिकली इसको कहते हैं टेक अ टाइम आउट। ये होता है जब आपको थोड़ा सा सेटबैक आया तो कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उस सोच को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वो चंद दमों की बात होती है। अगर आप वहां से सपोज उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं तो वो सोच थोड़ी देर की बदल सकती है। उठा फोन कर लें आप किसी फ्रेंड को, तो वो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है वो आप ब्रेन को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव सोचना है, आप पॉजिटिव सोचना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निक होती है, आप यूँ कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम टाइम आउट कहते हैं। तो आपने टाइम आउट कर दिया, आप उठ के वॉक करने चले गए, ठीक है, रास्ते में आपने किसी और को साथ ले लिया और वॉक करें, तो अब बिजनेस डिस्कस हो रहा है। तो आपके जो सबकॉन्शियस में चीज़ें नेगेटिव थॉट्स की आई थी, जो सेटबैक आपने फेस अभी किया था, उसकी सोचें आपको तंग करने लगी थी, तो आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। गिव बैक, मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उसमें मैंने शुरू में हालांकि वो सेट बैक की सिचुएशन तो अभी नहीं थी, लेकिन करेक्टर की ट्रेड की एक चीज़ थी, लेकिन वो इससे मिलती जुलती। मिसाल के तौर पर वो निकला अपने घर से तो एकदम बारिश बहुत तेज हो गई, तो उसने देखा कि कीड़ा ज़मीन पर चल रहा था, तो वो भीग रहा था और उसको दुश्वारी हो रही थी, कीचड़ सा था रास्ते में, तो उसने उस कीड़े को उठा के दरख्त के पास कर दिया। अच्छा, ये जो एक इवेंट था छोटा सा, शायद 1-1.5 मिनट, शायद आधे मिनट का भी सीन ना हो, लेकिन क्या था, मैं कैरेक्टर की एक ट्रेट को दिखा रहा हूं कि वो क्या है, वो दूसरों की हेल्प करता है। एक वो जानवर की हेल्प कर रहा है, वो कीड़ों की हेल्प कर रहा है, तो वो इंसान की भी हेल्प कर सकता है। अगर जी कि वो भी सेटबैक में है, तो मिसाल के तौर पर हो सकता है कि एक जगह एक प्लम्बर काम कर रहा है, तो उसका कोई टूल जो है वो ख़राब हो गया, तो वो उधर बैठ जाए, सेटबैक चल रहा है और उसको वो टूल को ठीक कर दे। यानी कि ये गिविंग बैक है। या आप ये समझ लीजिए गिविंग बैक क्या है
जो आप गलत करते आ रहे हैं तो आप बेसिकली रिपेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो एक तरीके से आपको उसको गिव बैक। तो ये टेक्निक है कि आप नेगेटिव में दोबारा ना चले जाएं, क्योंकि वो चीज़ें आप पहले करते आए थे, तो अब आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं एक और अच्छा इवेंट कर। एक तरीका ये होता है कि आप अपने उस बर्डन को शेयर करो। ये बहुत ज़्यादा फिल्मों में बताया जाता है, चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा फिल्में डायलॉग बेस्ड होती हैं, तो हम दूसरे से अपनी बात को शेयर करते हैं। अच्छी टेक्निक होती है, लेकिन एक क्लीशे है, काफ़ी यूज़ होती है, कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो नुकसान नहीं है। तो आप उस बर्डन को किसी अपने दोस्त से, किसी अपने अपना मेंटोर से आप डिस्कस कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात को कोई और भी समझ रहा है। तो टोटल जो बर्डन था आपके ज़हन में, अब वो डाइवर्ट हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो इस तरह आप पर बोझ हल्का हो जाएगा, इमोशनल बोझ आप पर हल्का हो जाएगा। एक टेक्निक ये भी होती है, मैं यूजली वो यूज नहीं करता, कि अब ह्यूमर यूज करें। यानी कि सेटबैक में है, छोटा सा सेटबैक है, लेकिन चूंकि अब उसका जहन तो पॉजिटिव है, तो वो कोई जोक कर दे, वो किसी के बारे में हल्का फुल्का मजाक कर दे, ठीक है ना, तो वो बेसिकली कर क्या रहा है, अपने बर्डन को कम कर रहा है। तो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। और पांचवी आप कोपिंग टेक्निक ये कर सकते हैं कि आप एक अपना गोल सेट कर लें और फिर उस पर स्टडी रहें, यानी कि आप डिटर्मिन्ड रहें कि अब सेटबैक्स भी आएंगे तो मैंने उस पर कायम रहना है, मैंने आगे नहीं जाना। इसको हम कोपिंग टेक्निक कहते हैं। तो वो क्या करेगा, पहले अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरी नीड्स हैं, ये मेरी अनमेट है, इसके लिए मुझे इस शख्स से मिलना है, पूरा करने के लिए मुझे पहले इसके पास जाना है, स्टेप्स ये हैं, तो ये मेरा गोल पड़ा है, तो मुझे यूं करते हुए आगे जाना है। तो वो डिटर्मिन होगा। तो जब वो प्लान आउट कर लेगा अपने सारे सिलसिले को गोल तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए आसानी होगी। लेकिन नीड्स को आइडेंटिफाई कर चुका, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले देख चुका है, तो लिहाजा अगर कोई सेटबैक भी रास्ते में आते हैं तो वो डिटर्मिन रहे अपने गोल को पूरा करने में। तो इस तरीके से ही हमारी कोपिंग टेक्निक्स हैं व्यूअर्स कैरेक्टर के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके फिल्म देखने के लिए। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विलन का जर्नी क्या होता है, और विलन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और वो असल में क्या है, और उसको क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।